हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना देरी के अगर हम चलें अपने इस वीडियो पर आगे, तो इससे पहले मैं बता दूं कि हमने टेंस के सारे पार्ट्स ख़त्म किए हैं और ये अब 2 पार्ट बाकी है। आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो रहा है और कल इसका आखिरी पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाएँ और वो वीडियोज़ अवश्य देखें। तो आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, परफेक्ट का अर्थ है जो पूरा हो चुका, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, अर्थात आने वाले समय की, भविष्य की। मतलब यहाँ पर हम वैसे काम की बात करेंगे जो भविष्य में एक नियत समय पर पूरा होगा, एक दिए गए समय पर पूरा होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखेंगे, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। एक ऐसी क्रिया की व्याख्या करने के लिए जो कि पूरा होगा लेकिन एक निश्चित समय पर, वो भी भविष्य समय में। ठीक है, भविष्य में एक निश्चित समय पर वो कार्य पूरा होगा। अब जैसे इसके और अर्थ को देखें कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। ठीक है, किसी निर्धारित समय तक ये काम समाप्त हो चुका रहेगा, तो ऐसे कार्यों के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कैसे वाक्य आएंगे इसमें? जैसे आप यहाँ उदाहरण में देख पा रहे हैं, अगले सोमवार तक मैं इस काम को समाप्त कर चुकूँगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी समय आपको बताए जाएंगे वो बीते समय नहीं होंगे, आने वाले समय होंगे। ठीक है, मतलब बाद के समय नहीं होंगे, वो आने वाले समय में गिने जाएंगे। अगर कोई तिथि फ्यूचर टेंस में, ये सिर्फ इसी टेंस की मैं बात नहीं कर रहा, फ्यूचर टेंस के किसी भी खंड में आप देखेंगे कि जब भी समय की बात होगी तो वो आने वाले समय की ही चर्चा की जाएगी, बीते हुए समय की चर्चा नहीं की जाएगी। तो अगले सोमवार तक मैं इस काम को मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। अगले सोमवार तक मैं इस काम को समाप्त कर चुकूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। मैं इसके नियम के बारे में बाद में चर्चा करूँगा कि किस नियम से इसे बनाया जाएगा। फिलहाल आप समझें, इस वाक्य को देखें, हिंदी को देखें। अब अंग्रेज़ी बाद में सीखेंगे, पहले हिंदी से वाक्य को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगले सोमवार तक मैं इस काम को समाप्त कर चुकूँगा। तो इस वाक्य से यह दिखाया जा रहा है कि यह काम, जो भी काम होगा, ये आने वाले समय में एक निश्चित समय तक ये काम समाप्त हो चुकेगा, है ना। तो यही इस टेंस का कार्य भी है कि एक निश्चित समय तक काम को समाप्त कर देना। इस साल के अंत तक मैं 5 पुस्तकें लिख चुका रहूँगा। तो आई शैल हैव रिटन 5 बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि साल के अंत एक निश्चित समय दिया गया है और उस समय तक ये 5 पुस्तक लिखी जा चुकी रहेंगी, पूरी हो चुकी रहेंगी, तब तक वह जा चुका रहेगा। यहाँ पर समय का जिक्र नहीं है, लेकिन ये किसी काल की, किसी समय की बात कर रहा है कि तब तक, मतलब कोई कार्य हो रहा होगा तब तक वो जा चुका रहेगा। तो ही विल हैव गॉन बाय देन। तो ऐसे वाक्यों में आप जो है देख सकते हैं इस चीज़ों को। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक नोट के रूप में आपको डाला है, इसे आप देखें ध्यान से, कि जब वाक्य में 2 क्रियाएं होने वाली हों, ऐसी स्थिति आपने पहले दूसरे टेंस में भी देखी है, तो यहाँ पर भी ध्यान दें कि जब 2 क्रियाएं होने वाली हों जिसमें से एक क्रिया पहले तथा दूसरी क्रिया उसके बाद हो रही हो, तो पहले वाली क्रिया का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करें। ठीक है, और बाद में होने वाली क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में करें। आपने ऐसे वाक्य जो है पास्ट टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी देखे होंगे कि 2 क्रियाओं वाले वाक्य थे। प्रेजेंट वाले में भी आपने देखे होंगे कि जहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही हो तो जो काम पहले हो रहा हो उसको आप पहले ही लिखेंगे और साथ ही साथ वाक्य के आगे वाले हिस्से में लिखते हुए उसको उसी टेंस में बनाएंगे, जबकि दूसरा हिस्सा जो होगा, जो काम बाद में हो रहा होगा, उस काम को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, चाहे किसी भी टेंस में हो। ध्यान रखेंगे इसका। जैसे परीक्षा शुरू होने के पहले वह अवश्य आ चुकेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, परीक्षा शुरू होगी उससे पहले वो अवश्य आ चुके, तो पहले क्या होगा, पहले वो आएगा।
और इस वाक्य में आपको मैंने ये वाक्य इसीलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर अवश्य का प्रयोग किया गया है। आपने देखा होगा फ्यूचर टेंस, जब मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस बताया था तो उसमें ये मैंने बताया था कि अवश्य का प्रयोग जब किया जाता है तो शैल और विल के प्रयोग आपस में बदल जाते हैं। तो वह अवश्य, तो ही के साथ मैंने शैल का प्रयोग किया है। ये गलत नहीं है, इसे आप गलत ना समझें, क्योंकि मैंने कहा है अवश्य का प्रयोग या ज़रूर का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो विल और शैल का प्रयोग आपस में बदल जाते हैं। तो वह अवश्य आ चुकेगा, ही शैल हैव कम। और कब? जब परीक्षा शुरू होने के पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। यहाँ एग्जामिनेशन एक थर्ड पर्सन है जिसके लिए वर्ब में एस का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टार्ट्स लिखा गया है। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम भी याद हो, स्ट्रक्चर याद हो, तो आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस V1 या वर्ब के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वर्षा शुरू होने के पहले फसलें बर्बाद हो चुकेंगी। द क्रॉप्स विल हैव ruined बिफोर इट रेन्स। ruined का अर्थ होता है बर्बाद होना, तो द क्रॉप्स विल हैव ruined बिफोर इट रेन्स। मेरे आने के पहले वह मुझे भूल चुकी रहेगी। शी विल हैव फॉरगॉटन मी बिफोर आई कम। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर कम का प्रयोग किया गया है। तुम्हारे जाने के पहले सीता अपना काम समाप्त कर चुकी रहेगी। तो यहाँ पर पहले सीता अपना काम समाप्त करेगी, तो ये इसका पहले अनुवाद करेंगे, सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू गो। तुम्हारे जाने के पहले, बिफोर यू गो, ठीक है। अब चलिए नियम थोड़ा जान लें। यहाँ तो मैं बिना नियमों के बात कर रहा था, अब नियमों को थोड़ा जान लें कि अनुवाद कैसे किया जाए, पहले वाक्य को पहचाना कैसे जाए। तो जिस हिंदी वाक्य में की क्रियाओं के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुका रहूँगा इत्यादि रहे, उन वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार होता है, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे पहचान जो है उसमें रहेंगे, ठीक। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें, वाक्य के बनावट की बात करें, तो यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस विल, शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ऊपर के जितने भी उदाहरण आपने देखे, जितने लिखे आपने अपनी कॉपी पे, वहाँ भी आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद शैल या विल जो उपयुक्त था उसका प्रयोग किया, फिर हैव का प्रयोग भी किया, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप वो भी प्रयोग किया गया, और उसके बाद अंत में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण को देख सकते हैं, सीता अपना काम कर चुकी रहेगी, या फिर डायरेक्ट यहाँ चुकेगी भी लिखा सकता था। सीता अपना काम कर चुकेगी या चुकी रहेगी, अर्थ एक ही है। सीता विल हैव, सीता के साथ विल का प्रयोग होगा, है ना, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ किया जाता है, और अगर अवश्य वाला केस आए तो ये प्रयोग बदल जाते हैं। तो सीता अपना काम समाप्त कर चुकी रहेगी, सीता विल हैव डन हर वर्क। तुम परीक्षा दे चुके रहोगे, यू विल हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। और है, देखें, तुम अपना पाठ सीख चुकोगे, तो यू विल हैव लर्नड योर लेसन। सीता गाना गा चुकी रहेगी, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग। तो इस टेंस को बनाने के लिए बच्चों मैं एक बात आपको अवश्य कहूँगा कि सबसे पहले आप वर्ब के तीसरे रूप को अवश्य याद कर लें। आपके पास कोई भी पुस्तक हो, आप उससे वर्ब का तीसरा रूप ज़रूर याद करें, ये आपको ज़रूर काम आएगा। ये याद होना ज़रूरी है, और उसी का प्रयोग आप इस टेंस में करेंगे, तो ये ज़रूर याद कर लें। निगेटिव की बात करें तो नॉट के लिए मैंने बताया है कि किसी भी टेंस में जब नॉट का प्रयोग होता है तो वो या तो सहायक क्रिया के साथ होता है या सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन सिर्फ निगेटिव बनाने में वो सहायक क्रिया के साथ ही होगा, ठीक है, या तो संयुक्त रूप में या अलग अलग। इंट्रोगेटिव में वो होगा कि या तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे या तो उसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ आप देखें कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट को हम साथ ही लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर शैल नॉट और विल नॉट को शांट या वांट के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी सही है। तो जैसे उदाहरण को देखा जाए, मैं 10 बजे तक काम नहीं कर चुकूँगा, आई शैल नॉट हैव फिनिश द वर्क बाय 10 o'clock। यहाँ पर आई के साथ शैल का प्रयोग, ये आप समझ रहे हैं।
नॉट का प्रयोग शैल के बाद किया गया है, उसके बाद हैव का भी प्रयोग है, और समाप्त करना का फिनिश होता है। द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, और इसमें समय सूचक शब्द जुड़ गया है बाय 10 o'clock। ठीक है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुकेगा। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्योंकि यहाँ देखिए दो वाक्य हैं, एक है डॉक्टर का आना और एक है रोगी का नहीं मरना। तो यहाँ पर रोगी का नहीं मरने वाला क्रिया पहले हो रहा है, तो इसका अनुवाद हम पहले कर रहे हैं। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, और जो क्रिया बाद में हो रही है, जैसे डॉक्टर के आने की क्रिया बाद में हुई है, तो उसके लिए हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 के रूप में बनाएंगे। द डॉक्टर कम्स। ठीक है। इस साल के अंत तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर चुका रहूँगा। आई शांट, यहाँ पर शैल और नॉट को मैंने साथ में लिख दिया है। आई शांट हैव फिनिश दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। फिर है तुम्हारे आने के पहले वह नहीं जा चुकेगी। शी वॉन्ट हैव गॉन बिफोर यू कम। यहाँ भी मैंने वॉन्ट का प्रयोग विल और नॉट को मिलाकर वॉन्ट का प्रयोग किया है। यू वॉन्ट हैव गॉन बिफोर यू कम। आगे बात करें इंट्रोगेटिव की, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि वाक्य की सहायक क्रिया को सबसे आगे लिख दें और ये वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएंगे, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। इसी तरह निगेटिव बनाने के लिए भी यहाँ पर जो है नॉट का प्रयोग मैंने पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद और दूसरे स्ट्रक्चर में विल और शैल के साथ किया है, वांट और शांट के रूप में। तो स्ट्रक्चर है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ अनुवादों को देखें। क्या घंटी बज चुकी रहेगी? विल द बेल हैव रंग या गॉन। यहाँ पर मैंने एक जगह देखा था कि घंटी बजने के लिए बेल हैव गॉन का भी प्रयोग किया गया था, तो यहाँ मैंने गॉन भी लिख दिया है। अगर आपको ये उपयुक्त लगे तो ठीक है, नहीं तो आप रंग का प्रयोग कीजिए। रिंग का भीतरी रंग होता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या लता गाना गा चुकी रहेगी? विल लता हैव संग ए सॉन्ग। ठीक है, विल लता हैव संग ए सॉन्ग। क्या छात्रगण परीक्षा नहीं दे चुके रहेंगे? विल द स्टूडेंट्स हैव नॉट अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, विल द स्टूडेंट्स हैव नॉट अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। मैं बार बार ये कहता हूँ, परीक्षा देना का अर्थ अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन होता है। और एक चीज़ आप सही कर लेंगे, अपीयर्ड की स्पेलिंग यहाँ मेरी गलत हो गई है, APP होना चाहिए, ये मुझसे गलती हुई है, इसे सही कर लेंगे। क्या आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे? विल योर चिल्ड्रन हैव नॉट स्लेप्ट। विल योर चिल्ड्रन हैव नॉट स्लेप्ट। स्लीप का भीतरी स्लेप्ट होता है। क्या मैं इस काम को नहीं कर चुका रहूँगा? शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। ठीक है, या फिर कर चुका रहूँगा तो आप डन का भी प्रयोग डन दिस वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ समाप्त कर चुका नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट आप कर चुका रहूँगा तो डन का प्रयोग कर सकते हैं। शैल आई हैव नॉट हैव डन दिस वर्क। ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म की बात करें, जो कि आखिरी प्रकार होता है, इसी स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ देखा है, जो कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के जस्ट आगे आपको प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर देना है। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का वही नियम है कि आप चाहें तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करें या सहायक क्रिया के साथ करें, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा है मैंने। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप चाहें तो उसको शांट और वांट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देखें, जैसे यहाँ है, वह क्या कर चुकी रहेगी। ठीक है, वह क्या कर चुकी रहेगी। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो है यहाँ पर क्या है, तो क्या का इंग्लिश व्हाट, और सब्जेक्ट है वह, जो कि स्त्रीलिंग में है, तो व्हाट विल शी हैव डन। ठीक है। तुम कहाँ जा चुके रहोगे? वेयर विल यू हैव गॉन। ठीक है, वेयर विल यू हैव गॉन। फिर है, वे लोग कहाँ जा चुके रहेंगे। ये दोनों प्रश्न सिमिलर हो गए हैं। वेयर विल दे हैव गॉन। तुम अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुके रहोगे या चुकोगे, दोनों एक ही है। वाई वॉन्ट यू हैव लर्नड योर लेसन। वाई वॉन्ट यू हैव लर्नड योर लेसन।
स्ट्रक्चर पर बिल्कुल ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद विल, शैल, अगर नॉट साथ में हो तो वो लिख सकते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर भी3, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप 10 बजे तक कहानी को पूरा क्यों नहीं कर चुके रहेंगे? वाई वॉन्ट यू हैव कंप्लीटेड द स्टोरी बाय 10 o'clock। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पूरा कर रहे हैं। कल मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशान हूँ, चिंतित हूँ, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो आप धैर्य बनाए रखें। कल संडे है, मैं कोशिश करूंगा कि कल वीडियो आ जाए। वैसे कल का भी शेड्यूल थोड़ा व्यस्त है मेरा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो आप धैर्य ना खोएं। कल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को मैं लाकर टेंस को ख़त्म करूंगा, और उसके बाद वॉइस नरेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ही में से कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में कहा कि बहुत सारे जो परीक्षा में स्पेलिंग करेक्शंस आए हैं उसको मैं लेकर आऊँ आपके सामने। और मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि टेंस को ख़त्म करने के बाद परीक्षा में आए हुए जो अनुवाद वाले प्रश्न हैं उनको मैं एक वीडियो में लाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो वो भी मैं लाऊंगा। और मेरे पास एक और ज़िम्मेदारी है कि आपका जो अभी कुछ दिन पहले स्कूल में सेंटअप टेस्ट हुआ है उस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आऊँ। तो ये सारे वीडियोस जल्दी आपको मिलेंगी। आप धैर्य बनाकर चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, धन्यवाद।